नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का यूपी पीसीएस मेंस और बीओ मेंस के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 100 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 101वां पार्ट देखेंगे, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे। पेपर थर्ड का प्रश्न है और दूसरा प्रश्न जो है वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। क्योंकि देखिए जो यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम लगा है 22 जनवरी को लगा हुआ है, ठीक है। तो तब तक अच्छी खासी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप 2 प्रश्न भी डेली लिखते हैं तो चीज़ें बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेगी। और इसकी पीडीएफ जो है यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। पेड ग्रुप जो चल रहा है 2020 का मेंस का यूपी पीसीएस का, उसमें और बीओ मेंस में आपको कुछ रेलेवेंट चीज़ें मिल जाएंगी। यह आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपके बीओ मेंस के भी लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इन चीज़ों को आप लोग करते रहिए, ठीक है। इस प्रश्न को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियां हैं कि ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अपने उत्तर को बेहतर बनाइए। इसके साथ में कुछ अगर फ्लो चार्ट या डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे कुछ अच्छी लाइंस या डेटा, उन चीज़ों को आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। आंसर राइटिंग करने से पहले जैसे आपके पास में या तो यूपीपीएससी या यूपीएससी के जो मेंस की कॉपियाँ होती हैं, प्रैक्टिस शीट जो होती है, उसको ले लीजिए। तो उसमें दोनों साइड से मार्जिन लगा रहता है, एक एक स्केल के बराबर यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर वे में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा, एक स्केल के बराबर इधर जगह छूटी रहती है लेफ्ट हैंड साइड में और एक स्केल के बराबर इधर, तो बीच में आपको लिखना पड़ता है। तो एज़ इट इज़ जैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना है उसी तरीके से बेहतर रूप में आप प्रैक्टिस अभी से करिए, ठीक है। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न जो है मेक इन इंडिया से संबंधित है और यह एक ऐसा प्रश्न है, योजना रही है जो भारत की केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है। पूछा जा सकता है और कभी भी पूछा जा सकता है। ये इस टाइप के प्रश्न कभी भी पूछ लिए जाते हैं, वो चाहे आपका यूपी पीसीएस मेंस हो या बीओ मेंस हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। देखिए, मेक इन इंडिया के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। इसको आपको बताना है। सबसे पहले मेक इन इंडिया के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, मेक इन इंडिया जो योजना थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को निवेश, विनिर्माण तथा अभिनव प्रयोग के महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र में एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर लाना, जो इन्वेस्टमेंट है उसको भारत में लाना, और जो अभिनव प्रयोग हैं, ठीक है। तो जो नए नए इनोवेशन जो होती हैं उनमें, तकनीकी क्षेत्र में, हर तरीके से जो एक मेक इन इंडिया कार्यक्रम है वो हर एक योजना, हर एक डिपार्टमेंट को एक जैसे कहते हैं ना, एक सहयोग करेगा। तो यह जो योजना है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके अनुसार जैसे मेक इन इंडिया के माध्यम से निवेश के अनुकूल परिवेश का सृजन करना। भाई, निवेश सभी लोग करेंगे, बाहर की जो कंपनियां हैं भारत में तभी आएंगी जब माहौल जो होगा देश का अच्छा होगा, निवेश के अनुकूल परिवेश होगा, जो माहौल होगा। अब ऐसा है कि पता लगा कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है भारत में और उसको भूमि अधिग्रहण संबंधित या जो नियम कानून है उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है, तो वो सोचेगी कि मैं यहाँ की अपेक्षा बांग्लादेश, ताइवान, चाइना, अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो ऐसी स्थितियों में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो था बस इसीलिए था, जो इंडस्ट्री सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक निवेश के अनुकूल परिवेश का सृजन करना, सरकार और उद्योगों के मध्य एक साझेदारी, जिसको पीपीपी मॉडल
के आधार पर चलाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, और आधुनिक एवं कुशल बुनियादी संरचना का निर्माण करना। आधुनिक एवं कुशल बुनियादी संरचना का निर्माण करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ मेन बातें हैं मेक इन इंडिया संबंधित। अब मुख्य उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्यों को जान लीजिए कि मेक इन इंडिया की जब हम लोग उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एम है वो है निवेश को आकर्षित बनाना, निवेश को आकर्षित करना, निवेश को सुगम बनाना। इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आप जो एक इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है उसको सरलीकृत करेंगे, सरकार जो नियम कानून है उनमें ढिलाई बरतेगी। और मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य है भाई, सारी की सारी चीज़ें भारत में ही बने। मेक इन इंडिया नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, उद्देश्य यही रखा गया है कि निवेश को सुगम बनाना, जिससे बाहर की कंपनियां भारत में आएँ, भारत में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें, उसके बाद भारत में ही जो लोग हैं लोगों को रोजगार मिल सके, जो लोग हैं उनके कौशल विकास में वृद्धि हो सके। जो एक कंपनी है भाई, कंपनी बाहर विदेशी कंपनी हो या घरेलू कंपनी हो, सभी के बौद्धिक संपदा का संरक्षण करने की भी बात कही गई है कि जैसे अगर आपका खुद का कोई चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो उनको भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया है इस योजना के माध्यम से। और भारत में ध्यान रखिएगा, आधारभूत संरचना का विकास करना, बेसिक रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना, एक इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हर एक चीज़ों में, विनिर्माण क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है, जो भी कंपनियां उत्पादन करती हैं, उनके लिए एक आधार बनाना, बड़े बड़े परियोजनाओं को लाना। जो विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर जो कार्य करना चाहती हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, तो मेक इन इंडिया के माध्यम से ये चीज़ों को सरलीकृत करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ में क्या है कि उद्यमशीलता को बढ़ाना, जो एक उद्यमशीलता है, लोगों में एक उद्योग को करने की जो क्षमता है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और उसको मजबूत करना, उसमें क्षमता का विकास करना, इन सारी चीज़ों को मेक इन इंडिया के उद्देश्यों में रखा गया है। अब लक्ष्य क्या है, लक्ष्यों को भी आप देख लीजिए, दो पॉइंट में आपको करना था। सबसे पहले आपने मेक इन इंडिया को बताया, फिर उसके बाद उसके उद्देश्य बताए, फिर उसके बाद आप मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को बताना है। तो देखिए इसके लक्ष्यों को, मेक इन इंडिया के लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि 2022 तक घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 25% तक करना। विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो 25% तक करना। मध्यम अवधि में, मतलब छोटी अवधि में, छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड में विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% की वृद्धि करना। और अगला क्या लक्ष्य है कि 2022 तक, अभी 20 चल रहा है, 2022 तक 100 मिलियन लोगों को रोजगार, 100 मिलियन रोजगार सृजन करना, यानी 100 मिलियन लोगों को रोजगार देना, लोगों का कौशल विकास करना। लोगों का भाई, जब लोग कुशल होंगे और कौशल प्रशिक्षित होंगे, किसी न किसी स्किल के माध्यम से वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को, कार्यों को कर सकते हैं। और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों में क्या है कि जैसे जो आपका धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको, उस विकास को बढ़ावा देना। एक धारणीय डेवलपमेंट की बात कही गई है, धारणीय विकास की बात कही गई है, उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है कि हम भविष्य के लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जो भी चीज़ें हैं उनका हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी उनसे लाभान्वित हो। ऐसा ना हो कि साल 2 साल के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाएं। और क्या है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है विनिर्माण के क्षेत्र में, भारत को भी एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करने की लक्ष्य रखा गया है इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 200 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिखना है। इसको अच्छी तरीके से लिखिए। और अब अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में और जो यूपीपीसीएस मेंस का ग्रुप है उसमें, दोनों के ग्रुपों में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में।
तो अगले प्रश्न में चलते हैं, करंट अफेयर के प्रश्न में। और प्रश्न संख्या 202 है, सॉरी 102 है, ये 202 लिख गया है, यह 102 है, ठीक है। 101 थी, 202 ही हो गई, ठीक है। 202 नंबर संख्या है, ये ऊपर वाली जो थी आपकी 201 रही होगी, हाँ ठीक है। 101 नंबर पार्ट है ना, ठीक है, सही। तो 202 नंबर संख्या है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। दोस्तों जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक एक प्रश्न ही मायने रखता है। वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आपसे कौन सा प्रश्न आ जाएगा और किस तरीके से आप वहाँ पर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयत्न करना है, अच्छे से लिखना है। जो व्यक्ति भी, ये बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ एक ही दिन में सारी की सारी मेंस की आंसर राइटिंग आ जाएगी, नहीं। जब आप डेली डेली लिखेंगे तब सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 22 जनवरी को, तो अभी लगभग 2 से 3 महीने बाकी हैं। इनमें अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अगले साल के लिए भी, 2021 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन चीज़ों को आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है, 125 शब्दों में लिखना है। और लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। और इसके साथ में कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ में क्या चीज़ें हैं कि जैसे आप कोई भी अच्छा शब्द आता है या वाक्य आता है तो उसको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। कोटेशंस का आप ज़रूर उपयोग करिए। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न आपका यूपीपीसीएस मेंस और बीओ मेंस दोनों में आपका पूछा जाएगा, तो इन चीज़ों के लिए आप लोग तैयार रहिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड का आपको बताना है विशेषताओं को। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी घोषणा जो है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। देखिए 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2023 तक बढ़ाया था। तो इसी के एक सेक्शन के रूप में, एक भाग के रूप में इसको आगे क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना ही वन नेशन वन राशन कार्ड द्वारा क्रियान्वित होगी। तो ये कुछ बातें हैं इससे संबंधित। अब मुख्य विशेषताओं को, प्रावधानों को जान लेते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सम्मिलित किया गया है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही है। जैसे देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड में अगर आपको 8 से 10 पॉइंट मिल जाते हैं और अगर आप 6 से 7 पॉइंट भी अगर एग्ज़ाम हॉल तक ले जा पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि वहाँ पर कितना भी पढ़ा लिखा, सारी चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो प्रेशर के कारण गोल हो जाती हैं, चली जाती हैं, आपके दिमाग से हट जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा और जितनी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे वही आपका है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि देश के निवासी कहीं पर भी राशन कार्ड पाने के हकदार होंगे। जैसे मान लीजिए जो एक कार्ड है, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड आपका उत्तर प्रदेश में भी काम करता है, मध्य प्रदेश में भी काम करता है और दिल्ली में भी काम करता है। वैसे ही एक राशन कार्ड जो होगा, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, बिहार में रहता है, अब वह काम करने गया है, कहाँ पर काम करने गया है, दिल्ली। अब उसको वहाँ पर राशन चाहिए, तो उसके लिए वही एक राशन कार्ड भी काम करेगा। दिल्ली में भी काम करेगा, बॉम्बे में भी काम करेगा, गुजरात में भी काम करेगा, कर्नाटका में भी करेगा, तमिलनाडु में भी करेगा, लक्षद्वीप में भी करेगा, हर जगह पूरे देश में करेगा। तो यही इसकी खासियत है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे मजदूर वर्ग जो है, जो राशन लेते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है, बहुत ही बेहतर कार्य है ये। तो देश के निवासी कहीं पर भी राशन कार्ड पाने के हकदार होंगे इस राशन कार्ड के माध्यम से। कार्ड का उपयोग देश में कहीं पर भी किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग देश में कहीं पर भी किया जा सकता है।
और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे देखिए पीडीएस की दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक ज़िला है, जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज में रहते हैं या कानपुर में रहते हैं। अब कानपुर में आप एक पर्टिकुलर इलाके में रहते होंगे, अब मान लीजिए वहाँ की दुकान आज की डेट में बंद है। अब सभी पीडीएस की दुकानों को, जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं, उनको इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। तो अब आप उस मोहल्ले की दुकान से नहीं, किसी और मोहल्ले की दुकान से आप राशन खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं इस योजना की, केंद्र प्रायोजित योजना की। देखिए राज्य की कोई खाद्य सुरक्षा योजना, उसका लाभ इसमें नहीं दिया जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना जो है वो दी जा रही है पीडीएस के माध्यम से। अब पीडीएस के माध्यम से बाहर का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई एमपी का व्यक्ति आया उत्तर प्रदेश में रहने, तो उस राशन कार्ड से आप राशन तो ले सकते हैं जो केंद्र सरकार देती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार की पर्टिकुलर योजना का लाभ मिलेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात कही गई है, ठीक है। 30 जून 2020 को 20 राज्यों में, ठीक है, 20 राज्यों में ये शुरुआत की गई थी। पूरे देश में इस राशन कार्ड योजना को, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में 31 मार्च 2021 तक लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। 12 राज्यों में इससे 35 करोड़ लोगों को लाभ होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा लाभ जानते हैं किसको होगा? सबसे ज़्यादा लाभ जो होगा, जो प्रवासी मजदूर होते हैं बेचारे, जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनको बहुत ही सुविधा होगी। और जो राशन वो दुकानों से ख़रीदते थे जाके, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई गया तो वहाँ पर वो भाई पीडीएस की दुकान से नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि वहाँ राशन कार्ड काम नहीं करता। वो आपके स्टेट में ही काम करेगा, जाके आपके ज़िले में ही काम करेगा। अब क्या है, अब वो राशन कार्ड प्रत्येक ज़िले पूरे देश में काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तक इस योजना से लगभग 1 करोड़ लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से संबंधित। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से 125 शब्द सीमा में लिखने का प्रयास करिए। अच्छे से इस चीज़ को लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में और आपका यूपीपीसीएस मेंस के ग्रुप में, दोनों ग्रुपों में मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।